इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। That was a structure which was illegal. दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में थर्सडे को नगर निगम ने जेसीबी मशीन लेकर मदरसा और नमाज स्थल को ध्वस्त कर दिया था। जैसे ही प्रशासन का बुलडोजर मस्जिद और मदरसे पर चला, तब वहां तनाव का माहौल बन गया और आक्रोशित भीड़ ने वहां कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और जेसीबी भी तोड़ दिया। इसके बाद क्षेत्र में पैदा हुई हिंसा की स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया था और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दे दिया गया था। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी राजधानी देहरादून में उच्च स्तर पर बैठक बुलाकर हालात का जायजा लिया और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए निर्देश जारी किए। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं फैक्ट चेकर नफरत डिकोड के जरिए से क्यों भड़क उठी थी हिंसा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नफरत डिकोड ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि 6 दिनों में घटना के बाद कर्फ्यू में ढील हो जाती है, लेकिन वहां जाकर मालूम चला कि किसी भी कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। 1 लाख लोगों की आबादी 6 दिनों के बाद भी एक ओपन जेल में पुलिस के द्वारा बनाई गई जेल में रह रही है। सबसे बड़ा मजाक ये है कि जिनके ऊपर इल्जाम है वही अपने बारे में जांच कर रहे हैं और अगर स्वतंत्र जांच कमेटी बिठाई जाए तो खुद नैनीताल की डीएम जेल चली जाएंगी। तो ये पूरा जिस तरह से कांड हुआ है उसके 2 लोग ही जिम्मेदार हैं, एक वहाँ की डीएम और दूसरा वहाँ के मिनिस्टर कमीशन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो जांच की कमेटी एक मानव अधिकार के नाम से बनाई गई, उसमें 5 पुलिस के अधिकारी जिनके ऊपर इल्जाम है और कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, कोई भी बड़ा विरोध नहीं किया गया मकानों को गिराने का। लेकिन जब मस्जिद को गिराने की बारी आई तो पहले उन्होंने कहा कि किसी एक आदमी को मस्जिद के अंदर से जाकर धार्मिक ग्रंथ और रखी हुई चीजों को उनको निकाल लेने दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। फिर वहाँ पर महिलाएं प्रोटेस्ट करती हैं मस्जिद तोड़ने पर और कहती हैं कि जब सुनवाई 14 तारीख की है, मस्जिद में आपकी सील लगी हुई है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसके नतीजे में पुलिस वहां पर लाठीचार्ज करते हैं। 1 घंटे बाद 1.5 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लगा दी जाती है। आग लगाने वाले मोहल्ले की गाड़ियों को भी तोड़ते हैं और पड़ोस में चल रहे एक शादी के टेंट को भी आग लगाने की कोशिश करते हैं, जिनको कोई पहचान नहीं रहा था। और वहां पर मौजूद लोगों से जब पूछताछ की गई तो सब यही कहते हैं कि ये हमारे इलाके के नहीं थे। इसके बाद पुलिस अपने बैरिकों से निकलती है और 1000 राउंड फायर करती है, जिसपे लोकल्स के मुताबिक 20, सरकार के मुताबिक 6 और सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों, हल्द्वानी में ये सब मामला 8 फरवरी को हुआ था और नफरत डिकोड की टीम 14 तारीख को यानी 6 दिन बाद वहां पे गई और उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि 6 दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन वहां जाकर ये मालूम चला कि किसी भी कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। 1.25 लाख लोगों की आबादी 6 दिनों के बाद एक ओपन जेल में पुलिस द्वारा बनाई गई जेल में रह रही है। उसके बाद लोगों ने ये बताया कि एक प्रॉपर्टी थी मलिक का बगीचा नाम करके। मलिक के बगीचे में एक मस्जिद और एक मदरसा जो 20 साल पहले बने थे, उसमें किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट के चलते 8 तारीख को उस प्रॉपर्टी में कुछ बातचीत हुई और उसके बाद वहां पर सील लगा दी गई। सील लगाने का मतलब है सरकार की सील लगाई गई, सरकार का कब्जा हो गया। फिर उसके बाद ये जिसकी प्रॉपर्टी थी वो लोग उत्तराखंड हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने उनसे कहा कि हम इस मामले की सुनवाई 14 तारीख को कर रहे हैं। जब ये मामले की सुनवाई 14 तारीख को तय हो गई थी तो अचानक 8 तारीख को शाम 4 बजे बुलडोजर और नगर निगम के कर्मचारियों का टोला पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। पहले उस आबादी के अंदर 5-6 मकानों को गिराता है। लोग विरोध कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई बड़ा विरोध नहीं किया मकानों को गिराने का। लेकिन जब मस्जिद को गिराने की बारी आई तो पहले उन्होंने कहा कि किसी एक आदमी को मस्जिद के अंदर से जो धार्मिक ग्रंथ और चीजें हैं उनको निकाल लेने दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी और वो अधिकारी जो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए गए थे, जिनका ट्रांसफर हो चुका है, सिर्फ वो पावर किसी दूसरे को देना बाकी था, वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं और किसी की बात सुनने से मना करते हैं। फिर वहाँ की महिलाएं प्रोटेस्ट करती हैं मस्जिद तोड़ने को लेकर। उन्होंने कहा जब ये मामले की सुनवाई 14 तारीख को कर रहे हैं, मस्जिद में आपकी सील लगी है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसके नतीजे में पुलिस वहां पर लाठी चार्ज करती है। लाठी चार्ज करने के बाद फिर वहां पर कुछ कन्फ्रंटेशन होता है, पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है और इस पत्थरबाजी में नगर निगम के कर्मचारियों और उनके समाज के लोग खुलकर साथ देते हैं।
फिर उसके बाद फिर से पुलिस लाठीचार्ज करती है। पुलिस जाती है, महिलाओं की पिटाई करती है, बच्चों की पिटाई करती है, उनसे बदतमीजी करती है और 300 घरों में वो रेड मारते हैं। लोगों को लेकर जाते हैं, उनमें से कुछ को अरेस्ट करते हैं और कुछ को डिटेन करते हैं और 6 दिनों तक ये माहौल चल रहा था। और अब बात आ रही है कि ये सब कुछ यूसीसी का रिएक्शन है, पर कहा यह भी जा रहा है कि 90% लोग वहाँ ऐसे हैं जो रोज कमाने खाने वाले हैं, जिनको बिलो पॉवर्टी लाइन में माना जाता है, और 80% लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उस आबादी में। किसी को मालूम ही नहीं है कि ये यूसीसी किस चिड़िया का नाम है। लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ गोदी मीडिया अचानक अपने तार जोड़ता है। शायद उसको देहरादून में बैठी हुई सरकार ये कहती है कि उसको ये बताओ कि ये यूसीसी है, या फिर ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो इनको भगाओ और फिर यूसीसी लिख दो। तो दोस्तों ये पूरी साजिश है। वहाँ पर 90% लोग को यूसीसी के बारे में पता ही नहीं है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा करने वाले सभी बाहरी थे। जितने भी लोगों से नफरती डिकोड के लोगों ने स्टेटमेंट लिए, सबने कहा कि ये बाहरी लोग थे, इनको कोई पहचानता नहीं था और वहाँ की डीएम किसी से बात करने को तैयार नहीं है। हिंसा होने से एक दिन पहले उन्होंने उलमा को अपॉइंटमेंट दिया था। तब उलमाओं ने कहा कि आपको हमें विश्वास पे लेना चाहिए था और हमसे बात करनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा हमने सबको फोन किया पर किसी का फोन नहीं लगा। यानी कि 80 लोग जो अलग अलग उलमा हैं, उन 80 के 80 का फोन एक ही दिन स्विच ऑफ या बंद हो जाता है। ये डीएम का कहना है। डीएम ये बात कहती है और उठकर चली जाती है। मैम ने आपसे बोला था कि 4:30 बजे से वो लोग फोन कर रहे थे, लेकिन आपके कोई भी अधिकारी जो है उन्होंने वार्ता नहीं करी अगले दिन सुबह 10 बजे। बिल्कुल गलत कहा। असल में डीएम मैम साहिबा ने जो है वो कह दिया वहाँ पर, कहा नो कमेंट, कोई कमेंट मत करना। हम खामोशी सुनते रहे कि हमने कहा जब बात पूरी होगी तो हम अपनी बात कहेंगे। तो कहा उन्होंने, डीएम जो साहिबा थी उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा ने उनको बताया। तो हमने तुरंत सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा से ये बात करी। शायद आप लोग भी देख रहे थे कि हमने उनसे कहा कि आपने जो है डीएम साहिबा ने काजी शहर का नाम लिया। मैं काजी शहर हूँ। एक लम्हे के लिए भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हुआ हो तो आप दिखा दें ना, इनका ना हम लोग मतलब और भी लोगों का, सबने कहा, मैंने कहा एक लम्हे के लिए भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ। वो बात झूठी है, आप साबित कर दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए। तो दोस्तों ये पूरा जिस तरह से कांड हुआ उसके 2 ही लोग जिम्मेदार हैं, एक वहाँ की डीएम और दूसरा वहाँ का मिनिस्ट्री कमीशन। दोस्तों अगर स्वतंत्र जांच कमेटी बैठाई जाए तो खुद नैनीताल की डीएम जेल चली जाएंगी। और एक बात और बता दूं, अब वहाँ से मुस्लिम परिवार पलायन कर रहे हैं। लगातार खबरें आ रही हैं, पर ये सच्चाई है। जो लोग डर गए हैं वो वहाँ से चले गए हैं। गफूर नगर का इलाका जहाँ पर मलिक की बगिया थी, वहाँ से एक बड़ी तादाद पलायन कर चुकी है। उनके ताले बंद घरों में भी तोड़फोड़ की गई है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वहाँ पर मरने वालों की तादाद ज्यादा है, जबकि 4 लोगों की मौत केवल गफूर नगर में हुई थी, जहाँ पर ये शुरुआत हुई थी। और जहाँ मेन हिंसा हुई वहाँ 6 लोगों की मौत हुई है और काफी लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों की गिनती कम नहीं है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, इसकी स्वतंत्र तरीके से जांच होनी चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।